आज की कहानी है आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखित राजकुमारी। राजकुमारी ने गर्व से हंसकर कहा, पिता, दुर्ग की चिंता ना कीजिए। जब तक उसका एक भी पत्थर से मिला है, उसकी रक्षा मैं करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा लीजिए। यह जैसलमेर के राठौर दुर्गाधिपति महाराज रत्न सिंह की कन्या थी। यह इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहनी थी। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी। कमरबंद में पेश कब्ज, पीठ पर तरकस और हाथ में धनुष था। वह चपल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर रहना नहीं चाहता था। रत्न सिंह जिरह बख्तर पहने एक हाथी के फौलादी ओहदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सामने सहस्त्रावधि राजपूत सवार नंगी तलवारें लिए मैदान में खड़े थे। उनके घोड़े हिनहिना रहे थे और शस्त्र झंझना रहे थे। रत्न सिंह ने अपनी पुत्री के कंधे पर हाथ धर के कहा, बेटी, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा है। मैंने तुझे पुत्री की भांति नहीं, पुत्र की भांति पाला और शिक्षा दी है। मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो गया हूँ। देखना, सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता को देखा और हंसकर कहा, नहीं पिताजी, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। किले का बाल भी बांका ना होगा। रतन सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप से चमकते हुए कंगूरों पर डाली और हाथी बढ़ाया। गगन भेदी जयनाद से धरती आसमान कांप उठे। एक विशालकाय सैन्य अजगर की भांति किले के फाटक से निकलकर पर्वत की उपत्यका में विलीन हो गया। इसके बाद घोर चित्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग को घेर रखा था। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। प्रतिदिन यमन दल गोली और तीरों की वर्षा करते थे, पर जैसलमेर का अजय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यमन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी ठट्ठा नहीं है। दुर्ग रक्षणी राजनंदिनी रत्नवती निर्भय अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। उसकी अधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे, जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे। वह अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती थी और यमन सेना का ठट्ठा उड़ाती हुई वहाँ से सनसनाते तीरों की वर्षा करती। वह कहती, मैं स्त्री हूँ पर अबला नहीं, मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। मेरी सहेलियाँ भी देखने भर की स्त्रियाँ हैं। मैं इन पापिष्ट यवनों को समझती क्या हूँ। उसकी बातें सुन सहेलियाँ ठठाकर हंस देती। प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। मलिक काफूर एक गुलाम था, जो यवन सेना का अधिपति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे, दुर्ग वश में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, परंतु दुर्ग की चट्टानों और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर चढ़ के कहती, ये धूर्त गर्द उड़ाकर और गोली बरसाकर मेरे किले को गंदा कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा। यवन दल ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप बैठी थी। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ गए, तब भारी पत्थरों के ढोंके और गर्म तेल की वह मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। लोगों के मुंह झुलस गए, कितनों की चटनी बन गई। हजारों तौबा तौबा करके प्राण लेकर भागे। जो प्राचीर तक पहुंचे, उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। सूर्य छिप रहा था। प्राची दिशा लाल लाल हो रही थी। राजकुमारी को चिंतित भाव से सुदूर पर्वत की उपत्यका में डूबते हुए सूर्य को देख रही थी। उसे 4 दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था। वह सोच रही थी कि इस समय पिता को क्या सहायता दी जा सकती है।
वह एक बुर्ज के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है। उसने समझा पिता का संदेश वाहक होगा। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा वह गुप्त द्वार की ओर ना जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। तब अवश्य ही वह शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पोर के ऊपर चढ़ गई। वह मूर्ति एक गठड़ी को पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। राजकुमारी ने धनुष का बाण चढ़ाकर ललकार कर कहा, वहीं खड़ा रह और अपना अभिप्राय बता। काल रूपी राजकुमारी के सम्मुख देख वह व्यक्ति भयभीत स्वर में बोला, मुझे किले में आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वहीं से कह, वह अतिशय गोपनीय है। कुछ चिंता नहीं, कह। किले में आकर कहूँगा। उससे प्रथम यह तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूँ। चिट्ठी हो तो फेंक दे। जबानी कहना है, जल्दी कह। यहाँ से नहीं कह सकता। तब ले। राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया। वह उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। 2 सैनिक आ उपस्थित हुए। राजकुमारी की आज्ञा पर रस्सी के सहारे उन्होंने नीचे जा मृत व्यक्ति को देखा। यवन था। दूसरा व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था। यह देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। इसके बाद वह प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण करती थी। पश्चिमी फाटक पर जाकर उसने देखा द्वार रक्षक द्वार पर ना था। कुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरे पर कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर कुमारी को मुजरा किया। उसने धीरे से कुमारी के कान में कुछ और भी कहा। वह हंसती हंसती बोली, ऐसा है? अच्छा, वे तुम्हें घूस देंगे बाबा जी साहब? हाँ बेटी। बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया। उसने गांठ से सोने की पोटली निकाल कर कहा, यह देखो इतना सोना। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा जी तुम आधी रात को उनकी इच्छानुसार द्वार खोल देना। वृद्ध भी हंसता हुआ सिर हिलाता हुआ चला गया। 2 बज गए थे। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार मलिक काफूर भी था। उसके पीछे 100 चुने हुए योद्धा थे। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल मेहराबदार फाटक खुल गया। 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। काफूर ने मंद स्वर में कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब हमें उस गुप्त मार्ग से भीतरी महलों में पहुँचा दो जिसका तुमने वादा किया था। राजपूत ने कहा, मैं वायदे का पक्का हूँ, मगर बाकी सोना तो दो। यह लो। यवन सेनापति ने मुहरों की थैली हाथ पर धर दी। राजपूत फाटक में ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में चला। वह लोमड़ी की भांति चक्कर खाकर कहीं गायब हो गया। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था न आगे का। वास्तव में सब कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था। राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी। यवन सैन्य का घेरा दुर्भेद था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना कठिन था। राजपूत भूखों मर रहे थे। राजकुमारी का शरीर पीला पड़ गया था। उसके अंग शिथिल हो गए थे, पर नेत्रों का तेज वैसा ही था। उसे कैदियों के भोजन की चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूछता था। उसने मलिक काफूर के पास जाकर कहा, यवन सेनापति, मुझे आपसे कुछ परामर्श करना है। मैं विवश हो गई हूँ। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे यह संकोच हो रहा है कि आपकी कैसे अतिथि सेवा की जाए। अब कल से हम लोग 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न दुर्ग में रहेगा। आगे ईश्वर मालिक है। मालिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिफाजत भी कर सकती हैं।
हाँ, यदि मेरे पास हों तो, कहकर राजकुमारी चली गई। 18 सप्ताह और बीत गए। अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर सुल्तान को कोर्निश किया। सुल्तान ने पूछा, क्या राजकुमारी रत्नवल्ली किला देने को तैयार है? नहीं खुदाबंद, वहाँ किसी तरकीब से रसद पहुँच गई है। किला 9 महीने और पड़े रहने पर भी हाथ ना आएगा। फिर पानी अब किसी तालाब में भी नहीं है। और क्या खबर है? रतन सिंह ने मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। अलाउद्दीन हतबुद्धि हो गया और महाराव से संधि का प्रस्ताव किया। सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग प्राचीर पर खड़े होकर देखा, शाही सेना डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराज रतन सिंह अपने सूर्यमुखी झंडे को फहराते हुए विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मलिक काफूर महाराज की बगल में बैठे थे। महाराव ने कहा, शाह साहब, किले में मेरी गैरहाजिरी में आपको कोई तकलीफ़ और असुविधाएं तो नहीं हुई? इसके लिए आप माफ़ करेंगे। युद्ध के नियम सख्त होते हैं। फिर किले पर भारी मुसीबत आई थी। लड़की अकेली थी, जो बन सका किया। काफूर ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है। यह इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं ता जिंदगी इनकी मेहरबानी नहीं भूल सकता। महाराव ने एक बहुमूल्य सरपेच उन्हें दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया। दुर्ग में धौंसा बज रहा था।